हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है एंड दीज कंफ्यूजन्स आर गोइंग टू बी फिनिश्ड टुडे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज इसमें पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि इस फ्रेम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा इस फ्रेम से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि जिन क्वेश्चन को आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हो, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने में वो लेंदी होते हैं, वो इस फ्रेम से अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप उनको बहुत ईजिली बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं। हम सिस्टम को एनालाइज करने जा रहे हैं फ्रॉम विद इन द सिस्टम, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर बैठकर सिस्टम में एंटर करके। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि सर सेंटर ऑफ मास तो सिस्टम से बाहर भी हो सकता है, राइट? इट इज पॉसिबल, सेंटर ऑफ मास में बी आउटसाइड द सिस्टम, बट वो सिस्टम का पार्ट ही है ना। तो हम एक तरीके से सिस्टम में एंटर कर गए, उसके सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए, अब देख रहे हैं क्या होगा। तो आज मैं आपके साथ प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे बिकॉज एक वीडियो में बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन दिस फ्रेम इज ऑलवेज जीरो। जब मैंने लिखा मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि हर फ्रेम में जीरो होगा। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो होगा और एक सिस्टम में कितने भी पार्टिकल हो सबके लिए ट्रू है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तो इसको न्यूमेरिकल्स में हम केवल 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं 2 ब्लॉक सिस्टम की बात करूं, मेरे पास एक मास है m1 जो कि v1 वेलोसिटी चल रहा है और दूसरा मास m2 है जो v2 वेलोसिटी चल रहा है। तो आप कह सकते हैं सर इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है वो भी आगे जा रहा होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ग्राउंड फ्रेम से ये वेलोसिटी है। ग्राउंड फ्रेम वाला आदमी कहेगा ए का मोमेंटम है m1 v1 वेक्टर, बी का मोमेंटम है m2 v2 वेक्टर। लेकिन जो आदमी सेंटर ऑफ मास पर बैठा है, अब उससे पूछा जाए कि ए और बी का मोमेंटम क्या होगा। सो मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज मास ऑफ ए m1 इनटू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप यहां पुट करेंगे और उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू ये मिलेगी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और जब vc की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो ऊपर आएगा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ये बनेगा। जब आप मोमेंटम ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दैट m2 इंटू v2 वेक्टर माइनस vc वेक्टर, ये होगा। अब अगेन vc की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको वैल्यू मिलेगी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2 माइनस v1 वेक्टर। देखिए, अगर आप फोकस करें तो मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसमें ये पहले वाला टर्म तो कॉमन है और जो सेकंड टर्म है उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहीं नहीं आ रही है, उसमें वेलोसिटी आ रही है v1 माइनस v2 एंड v2 माइनस v1। What is v1 minus v2? Velocity of A with respect to B. What is v2 vector minus v1 vector? Velocity of B with respect to A, and they are equal and opposite. तो इस टर्म को ये जो v1 माइनस v2 मैंने लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं v रिलेटिव। इसको हम v रिलेटिव से याद रखते हैं। एंड इट इज नॉट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये जो दूसरा टर्म है m1 m2 upon m1 plus m2, this is represented by mu, which is known as reduced mass. This is reduced mass of the system. अब आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। For 2 block system, you can directly say or you can remember it as a formula that momentum of A with respect to center of mass is mu into V relative and momentum of B with respect to center of mass is negative of mu into V relative. V relative को मैंने क्या लिखा, V1 माइनस V2, और दूसरे में आया था V2 माइनस V1, तो वो ये बन गया। अब अगर कोई पूछे आपसे मोमेंटम ऑफ सिस्टम
with respect to center of mass, that will be momentum of A with respect to center of mass plus momentum of B with respect to center of mass, and this will be 0. सेंटर ऑफ मास पर बैठकर अगर आप देखोगे तो एक ब्लॉक अगर आपको आगे चलता दिखेगा, दूसरा पीछे चलता दिखेगा, चाहे दोनों ब्लॉक सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास पर जाने से वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते दिखेंगे। एक का जितना पॉजिटिव मोमेंटम होगा, दूसरे का उतना ही निगेटिव, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम हमेशा 0 रहेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई एम श्योर कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इस फ्रेम में एनर्जी के बारे में बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करने जाएं तो ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करना बहुत आसान है। m1 मास v1 वेलोसिटी चल रहा है, m2 मास v2 वेलोसिटी चल रहा है। आपसे मैं पूछूं कि बताओ सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है, आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो, आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला पढ़ रखा आपने। लेकिन अगर इसको सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखा जाए, सेंटर ऑफ मास पर जो बैठा ऑब्जर्वर है वो कह रहा है कि बताओ भैया सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो कहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास is kinetic energy of A with respect to center of mass plus kinetic energy of B with respect to center of mass. A की अलग लिखेंगे, B की अलग लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी लिखने का एक तरीका मुझे ये भी पता है, P स्क्वायर बाई 2m। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा मोमेंटम ऑफ A with respect to center of mass का स्क्वायर बाई 2m1 प्लस मोमेंटम ऑफ B with respect to center of mass का स्क्वायर बाई 2m2 and momentum of A with respect to center of mass and momentum of B with respect to center of mass are equal, वो तो बराबर होते हैं। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज म्यू इंटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। वो तो कॉमन ले लिया ना, PAC एंड PBC, म्यू इंटू वी रिलेटिव होता है। और इसको आप जरा सा सॉल्व करें तो ये मिलेगा आपको म्यू स्क्वायर इंटू वी रिलेटिव वेक्टर का स्क्वायर बाई 2, और यहां पर आ जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। अब देखिए ये टर्म 1 बाई म्यू बन गया, तो इससे एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वी आर सॉल्विंग इट ओनली फॉर 2 ब्लॉक सिस्टम। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। आप ये सोचेंगे सर ये तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण आगे समझ में आएगा। अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी में उसके रिलेटिव वाली जोड़ दें तो ग्राउंड फ्रेम में मिल जाएगी। और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m1 प्लस m2, और ये बनेगा हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। यही इस टॉपिक में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए कि सर जब काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा लिख सकते थे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो इतना सब करने की जरूरत क्या है। आपको इतना सब के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है। आप अगर केवल इस टर्म पर फोकस करेंगे तो भी वो न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि इस टर्म का तो कुछ काम रहेगा ही नहीं जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक्स की रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होती है। जिस टाइम पर दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी चल रहे होंगे उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कोई काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तभी नजर आएगी जब दोनों ब्लॉक आपस में अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं। अगर दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम है तो फिर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज
अबाउट द फोर्स, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इन दिस फ्रेम इज 0। इस फ्रेम में सिस्टम पर नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा। लाइक अगर मैं कहता हूं आपसे ये m1 मास है, ये m2 मास है, m2 मास पर आगे फोर्स लगा हुआ है F2 और m1 पर सपोज आगे फोर्स लगा हुआ है F1, तो इसको एक पूरा सिस्टम मान लें, तो इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, F1 प्लस F2। तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो या बिना वेक्टर के भी लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम ऑलरेडी कंसिडर कर लिया मैंने। डायरेक्शन अपोजिट होगा तो F1 माइनस F2 हो जाएगा, या F2 माइनस F1 होगा अपॉन M1 प्लस M2। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। सेंटर ऑफ मास इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ग्राउंड फ्रेम से कोई आपसे कहे कि बताओ क्या इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है ए और बी का, आप कहोगे नहीं कंजर्व है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। लेकिन आपको तो सेंटर ऑफ मास पर बैठना है। सेंटर ऑफ मास यहां है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है AC। कहा गया भाई आप सेंटर ऑफ मास पर बैठे हो, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सेंटर ऑफ मास पर बैठा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो वो कहेगा भैया देखो यहां F2 तो लगा हुआ है, लेकिन एक सूडो फोर्स भी पीछे लगेगा M2 इंटू AC, और इस पर भी F1 आगे लगा हुआ है, तो एक सूडो फोर्स पीछे लगेगा M1 AC। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम C फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से नेट फोर्स ऑन B, F B नेट, B पर नेट फोर्स क्या हुआ, F2 माइनस M2 AC। AC की वैल्यू पुट करो, F2 माइनस M2 इंटू F1 प्लस F2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर आप M1 प्लस M2 एलसीएम ले लो तो आप देख सकते हैं यहां पर ये F1 है, नहीं ये F2 है, तो M2 F2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, M1 F2 माइनस M2 F1 अपॉन M1 प्लस M2, ये बच जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ ही आपका वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली ए पर लगने वाला नेट फोर्स वो होगा F1 माइनस M1 AC। अब AC की वैल्यू रख देता हूं इसमें भी, तो F1 माइनस M1 इंटू F1 प्लस F2 अपॉन M1 प्लस M2। अगेन जब M1 प्लस M2 एलसीएम लोगे तो M1 F1 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा M2 F1, M2 F1 माइनस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2। आप ध्यान से देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर में वहां पर M1 F2 है माइनस M2 F1 है, यहां M2 F1 माइनस M1 F2 है। तो अगर ये फोर्स मैं कहता हूं कि F0 है, तो ये वाला फोर्स माइनस F0 बनाना, निगेटिव कॉमन ले लें तो वही टर्म बन जाएगा M1 F2 माइनस M2 F1। जिस सिस्टम पर ग्राउंड फ्रेम से देखने पर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ये कह रहा है कि B पर नेट F0 फोर्स आगे तो A पर नेट फोर्स पीछे है। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑन टू ब्लॉक सिस्टम नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज 0, hence you can say that from center of mass frame delta P is always 0, momentum always remains conserved। मोमेंटम कंजर्व भी रहेगा और 0 भी रहेगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम हमेशा 0 होता है सिस्टम का, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कभी एक्सटर्नल फोर्स आपको नजर नहीं आता है, इसलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम 0 होगा और हमेशा 0 ही रहेगा। चाहे एक्चुअल में ग्राउंड फ्रेम से देखने पर एक्सटर्नल फोर्स लगा भी हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब सॉल्व करोगे तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा। अब यही मजेदार बात बनती है कि जब आप सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखते हो ग्राउंड फ्रेम से, तो वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1 प्लस M2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जा रहे हो, ये टर्म तो 0 हो गया भाई, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम थोड़ी देखोगे आप। तो जो भी फोर्स सिस्टम पर वर्क कर रहा होगा वो केवल कौन सी एनर्जी को चेंज करेगा, ये वाली एनर्जी को। जब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाकर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, और देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होगा
वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब क्योंकि आप ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से लगा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लेना होगा। और काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होता है हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। तो होगा क्या, इन क्वेश्चंस में कहीं पर वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स मिलकर रिलेटिव वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनका वर्क पॉजिटिव आएगा। और कहीं पर वो रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे होंगे, फाइनली दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और उन सब का वर्क नेगेटिव आएगा। अब इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा और न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैसे होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैंने आपको केवल सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की प्रॉपर्टीज बताई हैं। आई होप कि ये सभी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।